फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना बहुत ही कम समय में शुरू होने वाला है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कलेक्ट करने होते हैं और अपने डेटा को इनकम टैक्स पोर्टल के हिसाब से हमको मैच करना होता है। अगर हम प्रॉपर डिटेल्स वहां पर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं या कुछ मिस्टेक्स अगर हमसे हो जाती है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आने के चांसेस होते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको कलेक्ट करने हैं और उनके आधार पर आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अकाउंटिंग में बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना सीखना चाहते हैं या फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखना चाहते हैं तो ये हमारा दोनों कोर्सेज है, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोर्स, जिनकी प्राइस 500 रुपीज है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, वहां से आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो आता है सर सैलरी सर्टिफिकेट और फॉर्म 16। अगर आप सैलरीड इंप्लॉय हैं और आपकी सैलरी अगर ज्यादा है तो आपके जो इंप्लॉयर है वो आपको सैलरी सर्टिफिकेट या फॉर्म 16 आपको प्रोवाइड करेंगे, जहां पर डिटेल्स आती हैं आपकी टोटल सैलरी कितनी है, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शंस है, इन्वेस्टमेंट्स आपने कौन कौन से किए हैं, अलाउंसेस आपको क्या है, वो सब कुछ आपके सैलरी स्लिप से मिल जाता है। अगर आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं और सैलरी की डिटेल्स आप फिल करना चाहते हैं तो आपके फॉर्म 16 में वो सभी डिटेल्स अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको सैलरी स्लिप नहीं मिलती है, सॉरी आपको फॉर्म 16 या फिर सैलरी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो जो मंथली सैलरी स्लिप आपको मिलती है उससे भी आपका काम हो जाता है। अगर आपको फॉर्म 16 भी नहीं मिल रहा है, आपको मंथली सैलरी स्लिप भी नहीं मिल रही है, तो फिर आपके बैंक स्टेटमेंट में वो अमाउंट जरूर आता होगा, उसको चेक करते हुए आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी कैश में इनकम आ रही है, कैश में आपको सैलरी मिल रही है तो फिर आप अपने हिसाब से आप इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं। नंबर 2 डॉक्यूमेंट्स है वो है सर आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में कलेक्ट कर लेना है और इसके बीच में आपको क्रेडिट साइड्स की जो भी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को एक ट्रांजैक्शन को आपको चेक करना है कि सर कौन कौन सा ट्रांजैक्शन किस टाइप का है। उसमें ये आपको देखना है कि आपकी कोई अदर इनकम्स तो नहीं आ रही है, आपकी ऐसी कोई इनकम है जो आपकी सैलरी के अलावा आ रही है तो वो आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। और उसमें आपको एक और फिगर मिल जाता है, वो मिल जाता है सर आपका सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट। ये आपको कहां से मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा सर आपके बैंक स्टेटमेंट से। हालांकि ये सभी डिटेल्स आपके 26 AIS रिपोर्ट के अंदर जरूर आ जाती है, लेकिन हमको क्या करना होता है, प्रॉपर तरीके से उसको रिकंसाइल करना होता है। AIS रिपोर्ट को ही हम हमेशा सही नहीं मान सकते, कभी कभी सर उसमें भी गलती से कुछ गलतियां मिस्टेक्स हो जाती है और वो गलत इंफॉर्मेशन आ जाती है। इस वजह से हम अपने बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से चेक करें और उसके साथ में जरूर मैच करें। नंबर 3 आता है सर इन्वेस्टमेंट प्रूफ। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वहां पर आपको सेक्शन 80C के अंदर आपको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, 80D में मिलते हैं, 80U में मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे डिडक्शंस मिलते हैं जो इन्वेस्टमेंट के बेस पर रहते हैं। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको कुछ डिडक्शंस माइनस कर दिए जाएंगे, जहां से आपका नेट इनकम आएगा, आपको नेट इनकम पर टैक्स पे करना होगा। तो ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करते हैं तो उसकी स्लिप आपको जरूर ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल फीस पे किए तो आपको स्कूल की रिसिप्ट है, LIC प्रीमियम पे किया है तो उसकी रिसिप्ट होगी सर, नेशनल प्रोविडेंट फंड के अंदर पेंशन स्कीम के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो होगा सर, टैक्स सेविंग FD करवाई है, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम किया, 80D की बात कर रहे हैं, डोनेशन अगर आपने दे रखा है तो उसकी आप रिसिप्ट ले ले, या फिर कोई अदर इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने किए हैं तो इन सब के डॉक्यूमेंट्स आप जरूर रखें। अगर आप ऐसे कुछ डिडक्शंस अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में इस बार ले लोगे जिसके प्रूफ आपके पास में नहीं होगे तो सर बहुत बड़ा मिस्टेक आपसे ये हो सकती है और डिपार्टमेंट आपसे जरूर इन चीजों के बारे में अब पूछ सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो फोकस है वो आपका न्यू टैक्स रिजाइन पे है। तो न्यू टैक्स रिजाइन्स के अंदर ऐसे डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, लेकिन आप ओल्ड टैक्स रिजाइन में जा रहे हो और फिर ऐसे डिडक्शंस बिना किसी प्रूफ के अगर आप एंटर कर रहे हो तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है सर, आपके लिए चीज ध्यान रखें। नंबर 4 आता है सर आपका होम लोन स्टेटमेंट। होम लोन स्टेटमेंट में आपको एक होता है कि सर आपने इस साल में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो भी आपने इंस्टॉलमेंट पे की है होम लोन की, उसमें आपने कितना इंटरेस्ट पे किया हुआ है और कितना आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिटर्न्स के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं
और अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वहां पर भी आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 24B के अंदर, वो मिलता है सर आपको 2 लाख रुपीस तक का। और जो आप प्रिंसिपल पे करते हो उसका डिडक्शन आपको मिलता है सेक्शन 80C में अप टू ₹1,50,000 तक का। ये सब ओल्ड टैक्स रिजाइम्स की बात कर रहे हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम्स में जा रहे हो और वहां पर आपकी प्रॉपर्टी अगर रेंटेड है तो वहां पर आपको जो भी होम लोन आपने पे किया हुआ है उसका जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शंस आपको सेक्शन 24B में आपको मिल जाता है। तो आपको एक होम लोन अगर आपका है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट या होम लोन स्टेटमेंट आपको जरूर कलेक्ट कर लेना है बैंक से। नंबर 5 आता है सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम डीमेट अकाउंट्स। एक्चुअली आजकल हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, डिबेंचर्स परचेज करता है या फिर म्यूचुअल फंड परचेज करता है। बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन ईयर में करते रहता है, छोटा मोटा भी करते हैं लेकिन करते जरूर है। अगर आप कोई भी छोटा सा भी आपने ट्रांजेक्शन अगर आपने किया हुआ डीमेट अकाउंट्स के थ्रू और आपने एक बार अगर कोई म्यूचुअल फंड परचेज करके सेल्स कर दिया या फिर आपने एक इक्विटी शेयर परचेज करके सेल्स कर दिया जहां पर शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है, तो इसके एक प्रॉपर डिटेल्स वहां पर आपको डीमेट अकाउंट से मिल जाता है जहां पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, वो पूरी डिटेल्स आपको आपके स्टेटमेंट पे मिल जाती है। तो ये डीमेट अकाउंट से आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा और एक एक चीज को आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो कीजिएगा। अदरवाइज सर आपका डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस होंगे। अगर आपका 26AS AIS रिपोर्ट के हिसाब से आपका रिटर्न का डेटा मैच नहीं करेगा तो फिर डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। नंबर 6 आता है सर प्रॉपर्टी सेल्स परचेस ट्रांजैक्शन। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर ऐसे कोई ट्रांजैक्शन की है जिसमें आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, प्रॉपर्टी परचेस करने पर आपको कोई भी इनकम टैक्स के अंदर शो करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आपके पास में ऑलरेडी पहले से थी और उस प्रॉपर्टी को अगर आप सेल कर रही हो तो ऐसे केसेस में आपका कैपिटल गेन अराइज होता है। और जब कैपिटल गेन होता है तो कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के लिए हमको जो सेल्स किया है उसकी रजिस्ट्री यानी कि हमारी जो कॉस्ट है हमने कितने में उसको सेल्स किया और एक हमने उसको कितने में परचेज किया, एक्विजिशन कॉस्ट आपकी कितनी थी, वो आपकी परचेज की जो रजिस्ट्री होगी उनसे आपको कैलकुलेट करना, वो फिगर आपको वहां से लेना होगा। तो ये दोनों आपकी जो एक सेल्स की रजिस्ट्री और एक परचेज की रजिस्ट्री और आपने कितना ब्रोकरेज पे किया हुआ है, ये सब चीजें आपको जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तब आपको लगेगी। ये तब है सर जब आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो। आई होप कि यहां तक आप समझ आ रही है आपको। नंबर 7 टीडीएस सर्टिफिकेट। सर कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बैंक में एफडी के। बैंक में एफडी जो होती है ना उस पर हमको जो इंटरेस्ट मिलता है वो एक्चुअल बेसिस पे इनकम मिलती है हमें। हमारे बैंक अकाउंट में पैसा तब आता है जब एफडी मैच्योर हो जाती है, लेकिन एवरी ईयर जो भी आपका इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट पर बैंक आपसे 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करती है और वो आपकी इस साल की इनकम माने जाते हैं, चाहे आपके बैंक में पैसा आया है या नहीं आया है। तो ये भी आपको पता लगाना है कि अगर आपने बैंक में एफडी करवा के रखी है तो आपको बैंक से एक टीडीएस सर्टिफिकेट आपको जरूर लेना है और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेना है कि इस साल आपका कितना इंटरेस्ट बना था, जो आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको एज ए अदर इनकम में आपको उसको शो करना है। तो ये चीज आप बिल्कुल भी ना भूलें। एंड नंबर 8 फॉर्म 26AS AIS रिपोर्ट TIS रिपोर्ट, ये सभी रिपोर्ट्स आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल है। 26AS AIS और TIS रिपोर्ट आप इनकम टैक्स पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से आपके ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप उसको मैच कर सकते हैं। 26AS में आपका जितना भी TDS डिडक्ट किया होगा वो पूरी डिटेल्स आपके 26AS में आ जाती है। AIS रिपोर्ट्स के अंदर जितने भी अदर ट्रांजेक्शन आप कर रखे होंगे वो सभी आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। तो वो प्रॉपर तरीके से एक बार उसको जरूर रिकंसाइल कर लें और रिकंसाइल करते हुए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगर इसके बीच में अगर कोई डिफरेंस आ जाता है तो फिर डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस आता है, क्योंकि सामने कोई पर्सन नहीं बैठा है, सिस्टम बैठा है, AI जनरेटेड सब चेक होता है। तो थोड़ा सा भी डिफरेंसेस अगर आ जाता है तो डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 8 डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको कलेक्ट करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा या फिर कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।